आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3. So that is profit in lieu of salary. But before the discussion of this profit in lieu of salary, so first of all, let us recapitulate. ये आप जरा इस वर्ड को हमने पहले कहाँ पढ़ा था, जरा रिकैप करिएगा. अगर हम इसकी रिकैप्चुलेट करें, शायद आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये हमने प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी कहीं तो कहीं पढ़ा था. अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो सैलरी विद इन इट्स डेफिनेशन में हमने वहां पढ़ा था कि उसमें उसने कहा था कि इट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, और इसका जो मीनिंग है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया था. कुछ याद आया बच्चों? नहीं आ रहा है? चलिए तो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कहाँ हमने पढ़ा था. आपको याद होगा कि हमने सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया था कि सैलरी के पार्ट क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में बेसिक सैलरी की बातें करी थी. फिर उसके बाद हमने अलाउंसेस, तो अलाउंसेस भी हमने डिस्कस कर दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अलाउंसेस. फिर हमने परक्यूजिट्स, अभी हमारा जो पीछे वाला जितने भी लेक्चर्स थे वो सारे परक्यूजिट्स के ऊपर थे, तो परक्यूजिट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है. तो ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है, ये भी डिस्कस हो चुका है, ये भी डिस्कस हो गया है. तो अब हम कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सैलरी इसके बिना इनकम्प्लीट है. तो प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि इसी में छुपे हुए हैं. कहां छुपे हैं, क्यों, तो इसको हम कंबाइनली डिस्कस करेंगे. तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो जर्नी है सैलरी की वो यहां से होते हुए अभी तक यहां पहुंची है. और आज हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. हम अब इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे. तो मुझे लगता है कि अब आपको रिकैप्चुलेट हो गया होगा कि हमने इसको कहां डिस्कस किया था. हाँ, उसमें से हम लेस करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, और तब जाकर के हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी आती है. तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं और इसको हमें वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर एक कॉम्बो लेना पड़ेगा. और बहुत सारे प्रोविजन जो है वो जब सैलरी का हेड हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर आपको परेशान करने की कोशिश करता है. तो I hope now you have recapitulate all the things which we have already discussed, और आपको ये भी पता चल गया कि अब हमारी जर्नी कहाँ तक जो है वो, मतलब एक तरह से हम लास्ट एंड की तरफ को मूव कर रहे हैं. सो दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. ओके, तो हम उसी की डिस्कशन के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे. तो देखिए हमारे पास जो की पॉइंट्स निकल के आ रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर जब हमने इसको रिकैप्चुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सैलरी विद इन इट्स डेफिनेशन, जो हमने अभी आपको बताया, इंक्लूड्स प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, जिसका मीनिंग किसके अंदर है, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर, जो अभी हमने पीछे आपसे बात करी. तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये प्रॉफिट वर्ड यूज किया हुआ है, तो ये प्रॉफिट कहां से आ गया जी सैलरी में. सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में यही होता है, और जब तक ये समझ ना आए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो मैं आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूं कि प्रॉफिट का जो वर्ड है इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है विद द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के द्वारा कोई प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, उसको जो है एम्प्लॉई में बांटा जा रहा है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है. अगर ये इसके साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है, फिर किस चीज का कनेक्शन है? तो इसका मतलब है कि वर्ड प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या है, ये दिस इज यूज्ड ओनली टू कन्वे क्या, एनी एडवांटेज और गेन by
receipt of any payment by employee. कोई एडवांटेज, कोई गेन अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है तो उसी को हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इस वर्ड को आपने अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि जैसे हम प्रॉफिट बोलते हैं वैसे ही आप बिजनेस के प्रॉफिट की तरफ को मूव करना चाहते हैं। और हम यहां पे तो सैलरी की बातें कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में प्रॉफिट कहां से आ गया, इसलिए आपका कई बार ध्यान वहां चला जाता है कि अच्छा इसका कनेक्शन कोई एम्प्लॉयर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उससे रिलेटेड होगा। नहीं, ये जस्ट एक ओनली टू कन्वे एडवांटेज या गेन जो किसको दिया जा रहा है, जो किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है, वो एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। और पे किसके द्वारा किया जा रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी जी आपको? अच्छा, तो ये एडवांटेज है या गेन है। ओके, अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में जो हम यहां बात कर रहे थे मीनिंग की, ये जो डेफिनेशन है दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, दिस इज नॉट ए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। और अब आपको पता है कि इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में क्या डिफरेंस होता है। एग्जॉस्टिव में तो हम जनरल या बेसिक प्रिंसिपल्स लेकर के उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और जो उसके परव्यू के अंदर आने की कोशिश करते हैं हम उसी को उसमें कवर कर लेते हैं। लेकिन जब वर्ड इंक्लूसिव हो जाता है तो इसकी जो लिमिट है वो फिक्स हो जाती है। इंक्लूसिव का मतलब है विच इंक्लूड्स। तो ओके, सो दीज आर द सम इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसका मतलब है अब तो हमें सिंपल हो गया, इंक्लूसिव है कि विच इंक्लूड्स, तो इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते। और यही हमारे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में इंक्लूड होंगे, उसके बाहर वो जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास यहां पे 4 कंपोनेंट आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन, दूसरा है एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनएसएससी फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड। ठीक है जी, ये भी बात करेंगे आपसे। तीसरी है पेमेंट फ्रॉम फंड, और चौथी है हमारी की मैन पॉलिसी, यानी कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात है। तो सबसे पहले हम कंपनसेशन पे जाएंगे और फिर कंपनसेशन में क्या है ये उस चीज को समझेंगे, और फिर हम दोबारा से यहां पे मूव करेंगे, फिर हम इसकी समरी बनाएंगे। देखिए ये है मेरे पास कॉम्पनसेशन। ये कॉम्पनसेशन के की पॉइंट्स में निकाल आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूं। पहला पॉइंट है इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा था, सैलरी में पढ़ा था सर। सैलरी में भी यही होता था, ड्यू और रिसीव, जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सी बात है कि वो ही कंसेप्ट यहां भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर, जिसके साथ आजकल आप काम कर रहे हैं, आप उससे भी आपको ये मिल सकता है कॉम्पनसेशन। और किसका कॉम्पनसेशन है वो आपको बताएंगे। और ये फॉर्मर एम्प्लॉयर से, जिसके साथ आप आज काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले आज जिस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया है उससे भी आपको अगर मिल सकता है कॉम्पनसेशन, तो वो भी यहीं पे इंक्लूड होगा। अच्छा, 2 तरह के कॉम्पनसेशन मिल सकते हैं, एक आपके कॉन्ट्रेक्चुअली होते हैं, एक वॉलंटरली होते हैं। अब इनमें दोनों में क्या फर्क होता है ये भी बता देते हैं अब आपको। कॉन्ट्रेक्चुअली का मतलब है कि जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करी, उस दौरान आपने कॉम्पनसेशन के बारे में भी उसी में क्लियर कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया उसके साथ, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअली। और वॉलंटरली, वॉलंटरली का मतलब होता है कि जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन तो नहीं किया लेकिन एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा आपको कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है। मतलब इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। इफ इट इज द पार्ट ऑफ द टर्म कंडीशन दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअली, एंड इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन देन इट इज वॉलंटरली। तो यहां पे हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअली है चाहे आपका वॉलंटरली है, ड्यू और रिसीट बेसिस है, करंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, फॉर्मर एम्प्लॉयर से,
क्योंकि हो सकता है कि पहले आप जिसके साथ काम कर रहे थे उसके साथ आपने जॉब छोड़ दी। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा तब तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि उसने जो है वो एक तरह से सिंपैथी को माइंड में रख करके अगर उसने पेमेंट कर दी दैट इज वॉलंटरली। जनरली ये जो कॉम्पनसेशन होता है ना, ये कैपिटल रिसीट होता है। और हमने बताया था कि कुछ एक ऐसी इनकम्स जो कि कैपिटल रिसीट्स होती हैं, जनरली वो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द इनकम, ये सिर्फ एक ही हेड में कैपिटल गेन में जाती है। तो अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाऊं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाऊं, तब तो ये भैया कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये सोर्स को इफेक्ट कर रही है। लेकिन एज पर अवर क्लाउज सेक्शन 17 के अंडर जो है वो कहता है कि नो, इट इज चार्ज्ड टू टैक्स इवन दो इट इज कैपिटल इन नेचर। तो यहां पे देखो, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो नहीं लगे, यहां इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के जो क्लॉज बोलते हैं वो कहता है कि चाहे अब ये यहां पे कैपिटल रिसीट है, लेकिन आपके माइंड में तो ये बात आ रही होगी कि लमसम अमाउंट मिलेगा उसको। तो जब लमसम अमाउंट तो कैपिटल रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट कैसे इनकम हो सकती है? तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहां नहीं चलेंगे, यहां हमारा इनकम टैक्स एक्ट चलेगा, जिसकी वजह से उसने कहा कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा चाहे वो कैपिटल इन नेचर हो। ओके, अब मैं आपसे ये बात बताता हूं कि ये जो कॉम्पनसेशन अगर आपको मिल रहा है तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो किस लिए मिलता है, फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, तो पहले हमने बात करी ड्यू टू और रिसीव्ड, बिल्कुल जी, ये भी बात होगी। फॉर्मर एम्प्लॉयर और फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, या उससे मिलेगा या इससे मिलेगा। अच्छा, अब किस लिए मिलता है? टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी टर्मिनेशन की वजह से उसका सोर्स ऑफ इनकम जो इफेक्ट होता है, तो कहता है कि अब मैं तेरे को एक लमसम अमाउंट एज ए कॉम्पनसेशन दे रहा हूं। तो ये जो कॉम्पनसेशन है दैट इज कवर्ड अंडर द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। दूसरा, मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन कर दी, चेंज कर दी, और चेंज करके आपको नुकसान हो रहा है। अब कई बार होता है कि आपको कहा जाता है कि आपकी सैलरी कम कर दी गई, अब आपको पार्ट टाइम कर दिया गया, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, कुछ एक आपके बेनिफिट्स जो हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके जॉब के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें हमने कुछ एक चेंजेस कर ली जिसकी वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है? कॉम्पनसेशन दे दिया जा रहा है। अगर ये कॉम्पनसेशन दिया जाता है तो उसकी हम बात कर रहे हैं विच इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। लेकिन अब मैं आपसे, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन के टाइम जो है वो दे दिया जाता है, उस कंपनसेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी डू नॉट अराइज व्हेन कंपनसेशन इज पेड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। अगर बाय द वे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप किसके लिए चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। जब वो उसको जो बेनिफिट हो रहा है वो अदर देन पेड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होगा तो यहां आएगा। लेकिन वहां पे जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है उस टाइम मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप जो है वो काम नहीं कर रहा है, बट ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल कंसिडरेशन। पर्सनल कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, तो उस केस में ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। आइए मैं इसको आपको एक केस स्टडी से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी थी और वो थी पाकिस्तान में, और आपको पता है कि जब पाकिस्तान और ये बात है पार्टीशन के टाइम में, और एक एक्स जो है वो एक एम्प्लॉय है उस कंपनी का, लेकिन पार्टीशन के बाद वो कहां माइग्रेट होना चाहता है? इंडिया में माइग्रेट होना चाहता है, और हो सकता है कि इंडिया में भी उसका यूनिट हो। तो क्या हुआ जी, कंपनी पाकिस्तान में है और वहां एक्स उस कंपनी का एम्प्लॉय था, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के टाइम उसको अब माइग्रेट करना था इंडिया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है ऑप्शन थी कि आप पाकिस्तान के साथ इंडिया, उसने माइग्रेट कहां कर लिया? इंडिया।
जब वो माइग्रेट कर रहा था तो अपनी गुड्स के साथ आ रहा था, तो ही सफर्ड ए लॉस ऑफ सम मूवेबल एसेट्स। कुछ एक उसकी मूवेबल एसेट्स थी जो जब वो माइग्रेट कर रहा था तो उनको नुकसान हो गया। अब जब वो एम्प्लॉयर इन इंडिया, जो एम्प्लॉयर जहां उसने अब ज्वाइन करना था, वहां आकर के उसने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि देखिए जी, जब मैं यहां आ रहा था तो ये मेरी जो मूवेबल एसेट्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कुछ एक ऐसा कंपनसेशन दे दिया जाए जिसकी वजह से जो मेरी मूवेबल एसेट्स हैं वो जो खत्म हुई हैं उसको मैं परचेज कर सकूं। अब क्या हुआ कि ये जो एम्प्लॉयर है इंडिया में, उसने क्या कर दिया कि उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन दे दिया, लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन दिया ये एज ए सिंपैथी दिया, ना कि एज एन एम्प्लॉय दिया। तो यहां पे क्या हुआ, उसका पर्सनल लॉस कंपनसेट हुआ। जब वो पर्सनल लॉस कंपनसेट हुआ तो बताओ यहां उसने एज ए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की वजह से उसको कॉम्पनसेशन नहीं दिया। उसको जो कॉम्पनसेशन दिया गया वो किसके दिया, ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल कंसिडरेशन, सिंपैथी है। अगर ऐसा कॉम्पनसेशन मिल जाए जहां मास्टर सर्वेंट से लेकर बढ़ करके उसकी पर्सनल कंसिडरेशन हो, देन इट इज नॉट टू बी कवर्ड अंडर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। व्हाई इट इज, बिकॉज इट इज अनकनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। उसकी एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिंपैथी थी और सिंपैथी की वजह से उसको कॉम्पनसेशन दे दिया गया। तो इसलिए हमने कंडीशन बताई कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी डू नॉट अराइज when compensation is paid not on account of master servant relationship but on account of personal consideration। तो मुझे लगता है compensation अब आपको क्लियर हो गया कि what is the meaning of the compensation। तो अब हमारा कॉम्पनसेशन यहां क्लियर हो गया जो कि प्रॉफिट एंड लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट होगा। तो ड्यू टू और रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एम्प्लॉयर हो गया, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट हो गई और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कंडीशंस हो गई। लेकिन यहां पे आपका जो रिलेशनशिप है वो मास्टर एंड सर्वेंट का होना चाहिए और उसी अकाउंट में मिलना चाहिए, ना कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अब दूसरा आपके पास एनी अदर पेमेंट ड्यू टू or received by NSSC from employer or former employer। any other payment कौन सी, other than the payment referred to in section 10। आपको याद होगा जब हम एग्जम्पशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने आपको वहां पे कुछ बातें कही थी कि इसको हम सैलरी में डिस्कस करेंगे, इसको हम सैलरी में डिस्कस करेंगे, इसको हम सैलरी में डिस्कस करेंगे। तो वो टाइम अब आ गया जो कि अब हमें यहां डिस्कस करना है। अदर देन द पेमेंट रेफर्ड, इनको छोड़ करके अगर आपको कोई पेमेंट जो है ड्यू और रिसीव्ड बाय एनएसएससी फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्म एम्प्लॉयर है तो वो भी यहां कवर हो जाएगी। तो इनको छोड़ करके, तो इसको मैं एक्सेप्शन बोल सकता हूं। तो ये कहां जाएंगे फिर, तो अगर ये है जैसे मान लीजिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 एग्जम्पशन फॉर ग्रेच्युटी, एग्जम्पशन फॉर कम्यूटेड पेंशन, एग्जम्पशन फॉर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, exemption for house rent allowance और compensation with respect to approved superannuation fund। इनको छोड़ करके तो बच्चों यही वो पॉइंट है जहां मैं आपको फोकस करना चाहता था। आपको याद होगा मैंने यहां से आपसे कहा था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बच्चों ये हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहां हम कहां डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके अलावा कुछ एक हैं जो एलटीसी, वो रिटायरमेंट में नहीं आते, लेकिन मैं उनको यहां पे एग्जम्पशन जब डिस्कस करूंगा तो वहीं से स्टार्ट करूंगा। जैसे एलटीसी है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, वो तो ड्यूरिंग भी हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट से पहले भी हो सकता है। बात क्लियर है जी। इनको छोड़ करके अगर कोई आपको ऐसा अमाउंट, इसी नेचर का अमाउंट मिल रहा है या तो एम्प्लॉय से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर से, तो वो वाला भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है जी हमारा पेमेंट फ्रॉम फंड। ये फंड कौन से हैं, एक प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स की बात करी है। तो चलिए हम सबसे पहले पेमेंट फ्रॉम फंड्स की, देखो जो फंड्स हैं उसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे डिटेल में एक दिन, लेकिन एक लेक्चर में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि फंड
हमने एग्जामिशन में भी डिस्कस करे थे। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म सेविंग होती है जो एम्प्लॉय जो है माइक्रो लेवल पे ऊपर करता है और इकट्ठा पैसा जिसको मैक्रो लेवल के ऊपर इस पैसे को विड्रॉ कर लेता है। तो उससे रिलेटेड क्या बात है प्रोविडेंट फंड के बारे में, वो भी हम आपसे बात कर लेते हैं। ये है जी पेमेंट फ्रॉम फंड। देखिए मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं, ये देखिए आप एक एम्प्लॉय हैं, आपने क्या किया कि एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब अकाउंट अगर आपने ओपन कर लिया, ये मान लेते हैं एक अकाउंट ओपन कर लिया, तो आपके खाते में पैसा कहां से जाएगा? मैंने कहा माइक्रो लेवल के ऊपर। मान लीजिए कि आप जो है उसमें 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी उसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी। तो इस महीने मान लेते हैं कि ये 100 रुपए आपने डाले, 100 रुपए जो आपके एम्प्लॉय ने डाल दिए, एम्प्लॉयर ने डाल दिए, तो आपके खाते में कितने हो गए? 200 रुपए। अब उनके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट लगा तो इकट्ठा पैसा, वहां तो ऐसे कोई डिटेल नहीं है, तो मान लो 10% इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट कितना लगा? 2। तो आपके खाते में मान लीजिए कि 1 साल के बाद, मान लेते हैं 1 महीने बाद भी बोल सकते हैं आप, आपको जो है वो आपके खाते में कितने हो गए? 220 रुपए। अब आपके 220 रुपए आए कहां से? तो मैं उसकी डिटेल दे रहा हूं। पहला इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए, उसके ऊपर आपको क्या लगा? इंटरेस्ट 10 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो आपका और कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 110। उतना ही पैसा किसने डाला? एम्प्लॉयर ने डाला। उसके ऊपर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो 4 कंपोनेंट हुए, तो तो इसके बाद कितना हो गया? 110। तो टोटल कितने हो गए? 220। 220 रुपए आपके खाते में आए। कैसे आए? ये आए जी। बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब मैंने ये 220 रुपीज ये लिख दिया 220, और कैसे कैसे आए ये लिख दिया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ये देखो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये वाला आ गया। दूसरा इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये भी 100 रुपीज, और उसके ऊपर भी क्या मिल गया? इंटरेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये भी क्या हो गया? 110, और ये भी क्या हो गया? 110। टोटल कितना हो गया? 220। अब मान लीजिए कि आप इस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? जब आप विड्रॉ करोगे तो पैसा आपका किसकी डेफिनेशन में आया? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की वजह में, ठीक है जी, बेनिफिट। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये मैंने दीवार खड़ी कर दी एक, ठीक है जी, दीवार खड़ी कर दी हमने। जब ये दीवार खड़ी की तो इससे क्या हुआ? इस दीवार से क्या हुआ? इधर का जो है एम्प्लॉयर और उसका इंटरेस्ट आ गया, इधर एम्प्लॉय और इसका इंटरेस्ट आ गया। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन बाय एसएससी एंड इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है जी। तो सिर्फ इसके ऊपर लगेगा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, और जो इंटरेस्ट उसका जो पोर्शन होगा ये आएगा आपका 110 रुपए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आएगा, और ये वाला जो 110 रुपए है ये उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। हाँ जी, बात क्लियर होगी जी। तो ये बहुत टिपिकल सा पॉइंट था, टेक्निकल सा पॉइंट है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, और मुझे भी जब मैं प्रोविडेंट फंड्स की बातें करूंगा तो उस टाइम आपको आसानी हो जाएगी। तो इसलिए दिस इज मोस्ट, और ये हमारा जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ज्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे बात नहीं करी है, तो उस टाइम में आपसे डिस्कस करूंगा। यहां आपने बस इतना रखना, 4 कंपोनेंट की बात हम कर रहा हूं, और 4 कंपोनेंट में से सिर्फ 2 कंपोनेंट जो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, और 2 कंपोनेंट जो है प्रॉफिट, क्योंकि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज नॉट ए बेनिफिट। कुछ याद आई आपको? ये है एनी एडवांटेज और गेन, वो होता है। तो यहां आपको जो एडवांटेज है वो जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज एडिशनल बेनिफिट, दैट इज कवर्ड अंडर द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ठीक है जी, पेमेंट फ्रॉम फंड दैट इज अ प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या अदर फंड्स हैं, वो इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है मेरा की मैन पॉलिसी। की मैन पॉलिसी, ये की मैन पॉलिसी क्या चीज होती है? ये बहुत टेक्निकल है, और आपको बताया था कि मैंने पहले भी आपको परेशान करती है। तो चलिए अब हम
इसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज होती है। ओके, ये देखिए क्या होता है कि फिर मैं आपसे इसको, ये है बिजनेस का मालिक, ये कितना खुश है। अच्छा, और ये की मैन होते कौन है, ये हम आपसे बात करेंगे। देखिए, ये अगर ये मालिक है, यहां पे ये बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, ये देखिए इंप्लॉइज हैं, एंड ऑल आर हैप्पी, देखिए बहुत खुश हैं यहां पे ये। और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल कुर्सी टेबल लगा करके बैठा हुआ है, देखिए। और ये कौन है, ये है की मैन। अच्छा, ये की मैन होते क्या है? की मैन देखो, हर कंपनी में कुछ एक ऐसे इंप्लॉइज होते हैं हु आर वेरी वेरी वैल्यूएबल एम्प्लॉय एंड हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली फॉर द रनिंग ऑफ एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके पास ना एक ऐसी कोई स्पेशल स्किल्स है, मतलब सब्सटेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार आपको लगता है कि आपकी सेल जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड कर, अगर ये इसको कुछ हो जाएगा तो कल को बिजनेस कैसे रन करेगा। मतलब उनके पास एक कोई इंडिविजुअल टैलेंट होता है जो एक कंपनी की सक्सेस जो है उन्हीं पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, इसलिए ये सारे एम्प्लॉइज बैठे हैं, इसलिए हमने इसको टेबल लगा दिया, ये आपका लैपटॉप रखा है इसने, ये द पर्सन इज ए की मैन। अब बात क्लियर होगी जी, पर कौन होते हैं की मैन? यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि वो पर्सन है जिनके बिना जो है बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है। दे आर, तभी तो उनको की मैन बोला गया। मतलब सक्सेस ऑफ द मोस्ट कंपनी डिपेंड्स अपॉन दैट ऑन द इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ दैट पर्सन। तो ये मालिक है जी, मालिक भी कंपनी का मालिक है, और उसने क्या किया है कि ये एक की मैन है जो पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी की मैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कल को इसके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो बिजनेस तो डूब जाएगा। तो फिर, और ये आम एम्प्लॉइज हैं, इनका कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इनको। अब मान लीजिए कि देखिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, बिजनेस ओनर है, की मैन जी बढ़िया खुश हैं, एम्प्लॉइज भी सारे खुश हैं, ये देखिए सब खुश हैं, तो बढ़िया से चल रहा है। लेकिन एक दिन दिमाग में, बिजनेस ओनर के दिमाग में एक बात आती है कि अगर बाय द वे ये कल को ये ना रहा तो मेरा बिजनेस का तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहां पे भी क्या हुआ ये देखिए, और एक दिन जो है वो इसकी RIP हो गई, रेस्ट इन पीस, समझते हो ना RIP, यानी कि उसकी डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई तो क्या हुआ, बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो नीचे ट्रेंड उसका लॉस हो गया। इंप्लॉइज की भी कमर टूट गई, वो भी बेचारे परेशान हो गए कि अब लॉसेज हो गए, उनकी जॉब भी अब खतरे में हो गई, और ये RIP हो गई। और देखिए बिजनेस ओनर भी बुरी तरह से परेशान है, रो रहा है यहां पे, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। तो उस केस में इसने क्या सोचा कि क्यों ना, इसलिए एक बिजनेसमैन क्या करता है कि अगर वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करे तो वो क्या करते हैं कि एक पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या होगा, देखो ये जो की मैन है ना, अब आप समझ रहे हैं की मैन है, ठीक है जी। पॉलिसी किसके नाम खरीदी जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बोलो जी, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाएगी इस की मैन की, ये की मैन है इसके नाम से। लेकिन जो प्रीमियम है ना, जो किस्त है वो कौन देगा, वो देगा बिजनेस ओनर, मालिक देगा ये प्रीमियम। लेकिन पॉलिसी किसके नाम खरीदी जाएगी, इस पर्सन के नाम खरीदी जाएगी। ठीक होगी जी बात। अब अगर कल को ये पर्सन की डेथ हो जाती है, एक और बात बता दूं, लेकिन इसका बेनिफिट किसको हो रहा है, इसका बेनिफिट मालिक को ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कल को अगर इसकी डेथ हो जाती है तो उसमें यह दिखा होगा कि अगर डेथ हो जाती है तो जो बेनिफिट है वो इंप्लॉयर को जाए, यानी कि मालिक को जाए। दो तरह के बेनिफिट होते हैं, एक इंप्लॉय को, एक इंप्लॉयर नहीं, यहां पे इंप्लॉयर को उसका बेनिफिट जाए। ठीक है जी बात। तो यहां पे नाम किसकी खरीदी जाएगी, की मैन के। पॉलिसी का प्रीमियम कौन देता है, मालिक देता है। प्रीमियम ये दे रहा है ना, और
नाम किसके खरीदी गई है? कीमैन के नाम। कल को अगर इसको साथ कुछ हो जाता है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, मतलब कुछ भी मिल सकता है। वो किसकी पॉकेट में जाएगा? एम्प्लॉयर के पॉकेट में जाएगा। जब एम्प्लॉयर के पॉकेट में जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा, वो बात अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ जी कि ये यहां परेशान है, लॉसेस हो रहे हैं, आरआईपी है, क्योंकि इन लोगों ने जो था वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं परचेज करी थी। लेकिन एक पर्सन जिसने की कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी थी, इसने, मालिक ने, अब जैसे ही इसकी आरआईपी हुई, आरआईपी होने के बाद क्या हो गया? इसकी डेथ हो गई। डेथ होगी तो इसको क्या मिल गया? अब मान लीजिए इसका टेबल मैं यहां लगा दूं, अब ये चला गया तो क्या होगा? कैश मिल जाएगा। ठीक है जी, मॉनेटरी बेनिफिट। कैश का मतलब है यहां पे मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब ये जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो किसको मिल गए जी? क्योंकि कीमैन की डेथ की वजह से किसको मिल गए? मालिक को मिल गए। मालिक को मिल गए और मालिक ने उसकी जगह पे कौन ले आया? न्यू की मैनेजर ले आया। नया की मैनेजर, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल गए। मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल गए तो ये दोबारा से देखिए स्माइलिंग फेस, खुश हो गया। अगर खुश हो गया, कहता कि इसकी वजह से जो लॉस हुआ था वो मुझे एक मॉनेटरी फॉर्म में मिल गया, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा, और उसकी जगह पे मैं एक नया की मैनेजर मैंने वहां अपॉइंट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? सारे इंप्लॉइज, दे ऑल इंप्लॉइज आर नाउ हैप्पी। जिनकी यहां कमर टूट चुकी थी, ये अब क्या हो गया? दे ऑल आर हैप्पी। अगेन द बिजनेस इज ऑन द सेम पोजीशन। बात समझ आ गई जी? तो इसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज नोन एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहां कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से जो कीमैन है, अगर जो एक वैल्यूएबल पर्सन है, जिसका एक इंडिविजुअल टैलेंट है, जिसके ऊपर कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है, अगर उस पर्सन को की डेथ हो जाती है तो वो डेथ होने की वजह से क्या होता है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प्स बिजनेस रिकवर फ्रॉम लॉस ऑफ इट्स वैल्यूएबल एसेट। तो ये उसकी वैल्यूएबल एसेट थी, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, विच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि कीमैन, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं शायद यहां पे कि कीमैन इंश्योरेंस हेल्प्स बिजनेस recover from loss of its valuable asset, and that is person who run it, जिसको मैंने इंडिविजुअल टैलेंट बताया, जिसको मैंने वैल्यूएबल एम्प्लॉय बताया। तो मुझे लगता है कि अब आपको कीमैन का भी पता चल गया। तो इसका मतलब है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर भी अगर आपको जो पैसा आपको मिल रहा है, जिसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को हो रहा है, दैट अमाउंट इज आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अब मुझे लगता है कि ये बात भी हमने डिस्कस कर ली, ये बात हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसका जो पोर्शन है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी हम दो एक बातें ऐसी होंगी जो इन एडिशन टू दिस डिस्कस करेंगे, जो हमने एग्जाम्पशन में छोड़ रखी हैं। तो इससे हमारा एग्जाम्पशन का चैप्टर भी, और यहां आपको बहुत जल्दी ये समझ आएंगी क्योंकि इसकी एप्लीकेशन होगी यहां पे। तो ये वाले अमाउंट, तभी मैंने लिखा एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर। एनी अदर मींस अदर देन द पेमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 10। और कौन सी पेमेंट? ये वाली पेमेंट को छोड़ करके कोई और अमाउंट अगर उसको मिलता है तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। उसके बाद मैंने पेमेंट फ्रॉम फंड की बात करी। यहां भी मैंने आपसे बात करी कि सिर्फ इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी।
और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने आपसे भी डिस्कस करी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, लेकिन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अंदर जो हमने एग्जम्पशन में डिस्कस किया था वो इसकी एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। इसके अलावा जो भी प्रोविडेंट फंड्स हैं, खास करके मैंने आपसे कहा कि दिस इज मोस्टली कवर्ड इन केस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को मैंने 4 पार्ट में यहां पे डिवाइड कर दिया, और फिर उसको मैं दोबारा से आपको, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी मुझे एक लेक्चर आपको डिलीवर करना है, तो वहां भी मैं ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ साथ मैंने आपको आज डिटेल में बता दी कि ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये तंग करेगा आपको। की मैन मैंने पहले बता दिया, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी में जाता है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये की मैन जो है बिजनेस का मालिक है, तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर ना तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स का है, ना इसमें सैलरी में जाता है, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा की मैन है कौन, उसका रिलेशनशिप क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां तो हमने आपसे बात करी कि यहां तो रिलेशनशिप क्या था, मास्टर एंड सर्वेंट का था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो आई होप कि आज आपको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया, और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में क्या टैक्सेबल होता है वो भी डिस्कस किया, और आगे वाली जो जर्नी है वो उसकी भी हमें बात पड़ी, क्योंकि अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे जी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि उसको यहां से छोड़ दिया गया है और हमने एग्जम्पशन में भी उनको छोड़ के रखा, और इसका कैसे लिंक है वो भी आपको क्लियर हो गया।